के लिए आप एक नाउन चेहरा हैं। तो 90s में आपने जब पत्रकारिता शुरू की, जब आप स्कूल में थे, कॉलेज में से, तो कैसा दौर चल रहा था उस समय के लिहाज से? उस समय पत्रकारिता मतलब बहुत कम चैनल, मतलब एक इक्का दुक्का ही चैनल हुआ करते थे, उनमें से डीडी न्यूज़ बहुत पुराना चैनल है। तो उस दौरान कैसे मतलब आप पत्रकार बने? क्योंकि प्रिंट का मीडिया बहुत था, आज भी है, पर प्रिंट का मीडिया बहुत था उस समय। अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज़्यादा है। तो उस समय कैसे आपको ख्याल आया था? जीवन में बताया कि आप खेलते थे, तो हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आप कौन सा स्पोर्ट खेलते थे? ये आप जैसे बता रहे हैं कि आपके पाँव में रोड डली, एक्सीडेंट हुआ, किस एज में आके हुआ? क्या आप उससे पहले नेशनल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल, जिस टाइप की आप पत्रकारिता करते हैं, कभी ऐसा किसी का की तरफ से कॉल आया है कि धमकी भरा कि अशोक आप आइए पत्रकारिता मत करो, हमारे बारे में ऐसा मत बोलो, हम तुम्हारे साथ कुछ कर देंगे, कुछ इस टाइप की रहती है? और आप एक बार किडनैप भी हो गए थे, तो वो एक्सीडेंट थोड़ा बताइए, कैसे किडनैप हुए थे, क्या मंसूबा था उन लोगों? नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्रेकिंग अमर में। और जैसा कि हम सबको पता है और आप सबको पता ही है कि मैं एंकर्स का इंटरव्यू लेता हूं, पर आज जो हमारे गेस्ट हैं वो बचपन से हम उन्हें देखते आ रहे हैं, फॉलो करते आ रहे हैं, और एक बहुत बड़ा नाम है। मतलब जिस चैनल में काम करते हैं उस चैनल का ये पर्यायवाची हैं, या ये कहें कि चैनल इनके नाम से जाना जाता है, या ये चैनल के नाम से जाना जाते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है अशोक सर आपका मेरे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया अमर। पहली बार तो आपने मेरे लिए इतने बड़े बड़े शब्द कह दिए, मुझे मालूम नहीं उनमें से कितने शब्दों का मैं हकदार हूं कि नहीं, क्योंकि दूरदर्शन का पर्याय तो मैं नहीं हो सकता। डीडी न्यूज का इतना बड़ा देश का चैनल है, उसका एक छोटा सा मैं एक पत्रकार हूं, और मैं अपने आप को पत्रकार ही मानता हूं। एंकर तो ठीक है, एंकरिंग में मेरा एक जो है प्रोफाइल है, पर मैं क्योंकि रिपोर्टिंग भी करता हूं, बाकी चीजें भी करता हूं, तो इसलिए मुझे लगता है कि एंकरिंग मेरा एक प्रोफाइल है, और बाकी यह है कि जिंदगी में जो मिलता है वो कर लेता हूँ। अच्छा सर, हम जब से मतलब मैं अगर बात करूँ 90s की, तो आप 90s के जो बच्चे हैं, या आज के डेट में जो हम 25 26 27 28 30 साल के हैं, उनके लिए आप एक नाउन चेहरा हैं। तो 90s में आपने जब पत्रकारिता शुरू की, जब आप स्कूल में थे, कॉलेज में से, तो कैसा दौर चल रहा था उस समय के लिहाज से? उस समय पत्रकारिता मतलब बहुत कम चैनल, मतलब एक इक्का दुक्का ही चैनल हुआ करते थे, उनमें से डीडी न्यूज़ बहुत पुराना चैनल है। तो उस दौरान कैसे मतलब आप पत्रकार बने? क्योंकि प्रिंट का मीडिया बहुत था, आज भी है, पर प्रिंट का मीडिया बहुत था उस समय। अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज्यादा है। तो उस समय कैसे आपको ख्याल आया था? अमर, जब मैंने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत की थी ना, तब तो ये टेलीविजन मीडिया नहीं था और डीडी न्यूज भी नहीं था। मैं तो अखबारों में काम करता था, और अखबारों से ही मैंने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत की, क्योंकि तब प्रिंट मीडिया ही होता था। लेकिन बाद में मैं टेलीविजन में आया। जब मैं टेलीविजन में आया तब भी 24 घंटे के न्यूज चैनल ऐसे नहीं थे। गिनती के शायद एक आध जी आया था, और उसके बाद जो है स्टार टीवी, जो जो एनडीटीवी जिसको चलाता था एक तरह से, तो ऐसे कुछ चीजें थी। 2002 में उसके बाद मैं डीडी न्यूज में आया, दूरदर्शन में आया, और 2003 में मेरे सामने ही डीडी न्यूज शुरू हुआ। तो मैं ये तो कह सकता हूँ कि डीडी न्यूज जब शुरू हुआ मेरे सामने हुआ, और मैं उसकी शुरुआती लोगों में से हूँ। हम में से शायद जब चैनल शुरू हुआ था, हम में से शायद दो ही लोग हैं जो इस वक्त आज भी जुड़े हुए डीडी न्यूज के साथ। तो 2002 की तो कहानी ये है डीडी न्यूज शुरू होने की। लेकिन आपने कहा पत्रकारिता में जब मैं आया, तो मैंने जैसा कहा कि मैं अखबारों में आया, और मैं बस ऐसा था कि मैं शुरू में लिखता अच्छा था। जब स्कूल कॉलेज में था लिखता अच्छा था, तो सबने मुझे, और खासकर मेरे पिताजी ने कहा कि तुम अच्छा लिखते हो, तुम पत्रकार बन सकते हो, क्योंकि उस समय अच्छा लिखना पत्रकारिता के लिए जरूरी, क्योंकि आप अखबार में काम करते हैं ना, आज तो लिखने की कोई बात पूछता ही नहीं। तो मेरे पिताजी ने कहा कि तुम अच्छा लिखते हो, पत्रकार बन सकते हो। तब मेरे मन में ये ख्याल आया, और उसके बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती गई कि धीरे धीरे मुझे कुछ और समझ ही नहीं आई कि मैं क्या करूं, जिसमें से एक मेरी शारीरिक परिस्थिति भी थी। मैं स्पोर्ट्समैन बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद मेरा एक एक्सीडेंट हुआ, तो थोड़ा सा मेरे पैर में रॉड वॉड डली। उसके बाद जब ऐसी सब चीजें आई, तो मुझे लगा कि मैं पत्रकार शायद एक अच्छा बन सकता हूँ, तो मैं इसी तरफ आ गया। उस समय के दौर में इंटरेस्टिंग बात ये थी अमर, और आज के दौर में जो फर्क है वो ये है, जब मैं इस फील्ड में आया तो मैं ये देख कर आया था कि उस समय पत्रकारों की बहुत इज्जत होती थी, बहुत विश्वसनीयता पत्रकारों की मानी जाती थी। आज मैं देखता हूँ, आज राह चलता आदमी जो है वो पत्रकारों पर, एंकर पर, सब पर कमेंट कर देता है चैनल पर,
बिके हुए हैं जी, दलाल हैं ये, उस समय ऐसा माहौल नहीं था। उस समय मीडिया की बहुत इज्जत होती थी। आज अगर नहीं होती, ये चीज़ें कम हुई है, तो मैं इसके लिए मीडिया को ही जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि पत्रकारों ने जिस तरह के कर्म कुकर्म किए, उसके कारण हम लोग इस दौर में पहुंच गए। कुछ पत्रकारों ने, हर तालाब में कुछ गंदी मछलियां होती है ना, तो उसी तरह से कुछ अखबार, कुछ मीडिया हाउस, कुछ पत्रकारों ने इस तरह की हरकतें की, ऐसे कुकर्म किए, जिसके कारण मीडिया की विश्वसनीयता जो है आज थोड़ा सा खतरे में है। और लोग जो हैं पत्रकारों को कुछ भी बोल देते, तो आज मीडिया की उस तरह की इज्जत नहीं होती जैसी तब होती थी जब मैं इस दौर में आया। और टेक्निक तो बदलेगी, तकनीक तो बदलेगी। जिस समय मैं आया था अखबार होते थे, कुछ नहीं होती थी टेक्नोलॉजी। आज टेक्नोलॉजी, आज आप मोबाइल पे भी पत्रकारिता कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कहीं से भी कर सकता है। तो वो टेक्नोलॉजी बहुत बदली है, और जैसे मैंने कहा विश्वसनीयता का संकट वो आया है। सर, अभी आपने अपने जीवन में बताया कि आप खेलते थे, तो हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आप कौन सा स्पोर्ट खेलते थे। मैं क्रिकेट खेलता था, और इसके अलावा एथलीट भी बहुत अच्छा था। स्कूल में 100 मीटर, 200 मीटर की दौड़, फिर उसके अलावा जेवलिन थ्रो में बहुत अच्छा करता था। क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट में मैं फास्ट बॉलिंग करता था, और ये सब चीज़ें थी। तो ये सब मैं चीज़ें करता था, और कई अवार्ड भी जीते कई जगह। लेकिन फिर उसके बाद जब नहीं खेल पाए तो फिर छूट ही गया खेल। तो मतलब आपका ये, आप जैसे बता रहे हैं कि आपके पाँव में रोड दली एक्सीडेंट हुआ, किस एज में आके हुआ? क्या आप उससे पहले नेशनल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलते थे? नहीं, मैं कॉलेज में हुआ था मेरा एक्सीडेंट। उसके पहले स्कूल में मैं जो है नेशनल लेवल पे जेवलिन थ्रो करने के लिए गया था, और क्रिकेट के टूर्नामेंट भी मैंने कई खेले थे। लेकिन वो कॉलेज में आया तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो उसके बाद से जो है फिर मुझे उन सब चीज़ों से धीरे धीरे हटना पड़ा। हालांकि क्रिकेट का जुनून अब तो नहीं इतना, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें हो गई, लेकिन ऐसा जुनून था कि जब डीडी न्यूज़ में भी आए, और आज के 5-7 साल पहले तक डीडी न्यूज़ की भी हम लोग अपनी टीम बना के जब मौका लगता था खेल लेते थे। जब मौका लगता था, जहां मौका लगता था, संडे को या ऑफिस टाइम से जब थोड़ा सा टाइम चुरा के मैच खेलने लगते थे बाहर जाके। तो इस तरह की चीज़ें थी, वो शौक एक टाइम में था, अब थोड़ा कम हो गया। सर, क्योंकि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो उस दौर में मतलब कितना चेंज था पढ़ाई लिखाई का दौर? क्योंकि 90s 80 के समय में बच्चों को पढ़ाना भी बहुत टफ काम होता था, क्योंकि गरीबी से देश उभर रहा था और बहुत सारी चीज़ें हो रही थी देश में, क्योंकि गवर्नमेंट आए दिन बदल रही थी, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, बिजनेस अप डाउन हो रहे थे। तो उस दौर में आपने पढ़ाई को कैसे मैनेज किया? क्योंकि आपके ही मैंने एक इंटरव्यू में देखा था कि आपने बताया था कि पढ़ाई लिखाई बहुत वीक थे आप। तो वीक होने के बावजूद भी आपने कैसे किया, आपने आपको इतना उभारा पत्रकारिता, क्योंकि मैं भी पढ़ना पड़ता है बहुत सारा। तो कैसे किया आपने? और जो आज के डेट में वीक हैं आप, जो बच्चे जिस भी सब्जेक्ट में हो या ऑल ओवर सब्जेक्ट में हो, तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो उनके भविष्य में काम आएंगी? देखिए, 3 इडियट जैसी फिल्में तो अब आई हैं, हम्म। लेकिन हम लोग अपने स्कूल में टाइम में इस तरह की चीजें हम देख चुके कि हर व्यक्ति में एक प्रतिभा होती है। जी। ठीक है ना? और जब हम लोग पढ़ते थे तो उन प्रतिभाओं को नजरअंदाज कर दिया जाता था। मैं पढ़ाई में वीक कुछ सब्जेक्ट में था, कुछ में मैं बहुत अच्छा था। जैसे कि आपने ओवरऑल, बताया। हाँ ओवरऑल, जैसे मैंने कहा मैथ्स में मैं बहुत वीक था। जी जी। मैथ्स से मुझे बहुत डर लगता था, तो मैथ्स मेरा बहुत कमजोर था विषय। लेकिन जब 10वीं के बाद मैथ्स छूट गया तो मेरे नंबर भी थोड़े अच्छे आने लगे, क्योंकि मैथ्स मेरा एग्रीगेट खराब कर देता था। तो ये समस्या होती थी। उसके बाद जो मेरे बाकी विषय थे, जैसे हिंदी को लेकर कहें, या फिर कॉमर्स के थोड़ा बहुत चीज़ें थी, वो मेरी अच्छी चीज़ें थी, तो मैं उनमें स्कोरिंग कर लेता था। जब मैंने ग्रेजुएशन की, और उसके पहले 12th में भी मेरे 60%, मतलब फर्स्ट डिवीजन तो आ गई थी। लेकिन एक समस्या जो आपने कहा ना, पढ़ाई लिखाई की दिक्कत, मुझे लगता है एक तो ये कि हम लोग, क्योंकि बहुत साधारण परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी के पास इतना पैसा नहीं था कि मुझे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते। हम सरकारी स्कूल में, और उसके बाद लकीली मेरे मार्क्स 12th में ठीक ठाक थे, तो मुझे दिल्ली के करोड़ीमल कॉलेज में एडमिशन मिल गया। तो वहाँ पर भी, वहाँ एजुकेशन तो उस समय बहुत सस्ती थी, मतलब मुझे पता नहीं, मुझे लगता है कि साल की फीस ही मेरे ख्याल से 100-150 रुपये उस समय फीस हुआ करती होगी। तो वो सब तो मैनेज हो जाता था, वो फीस मैनेज हो जाती थी। दिक्कत क्या आती थी? दिक्कत पॉकेट मनी में आती थी। मुझे याद है कि मुझे जब मैं कॉलेज जाता था 20 रुपये पॉकेट मनी मिलती थी। अब आप 20 रुपये, मैं आपको सिर्फ उदाहरण देने के लिए बता रहा हूँ, 20 रुपये में मुझे महीना चलाना होता था,
और उस समय एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल 5 रुपए की आती थी। तो आप कल्पना कीजिए कि अगर मैंने 4 कोल्ड ड्रिंक की बोतल पी ली तो मेरी पॉकेट मनी खत्म हो जाती थी। तो हम लोग कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीते थे, और बड़े मुश्किल से कभी होता था तो एक आध समोसा खा लिया कैंटीन में, ये सब करके। और बाकी कोई शौक मैं पूरे नहीं कर सकता था ना, ऐसी कोई स्थिति नहीं थी कि मैं अपने शौक रखूं। तो मैंने कॉलेज के पहले ही, जब मैं स्कूल में ही था, मैंने अपने शौक पूरे करने के लिए, क्योंकि पिताजी के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां थी, वो इतना नहीं कमाते थे, तो शौक पूरे करने के लिए मैंने पहले ही ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी थी, छोटे छोटे काम करने शुरू कर दिए। तो वो सब चीज़ें मैं करता था। मैंने एक दुकान पे भी काम किया जब मैं 10th क्लास में था। एक दुकान पर सुबह पहले जाके दुकान की, उस पर कपड़ा मारने का काम होता था, वो सब भी मैंने किया 2 महीने तक, क्योंकि मुझे उससे पॉकेट मनी मिली और जो मैं कमाता था वो मैं अपने कपड़ों पे खर्च करता था। मुझे याद नहीं है कि मैंने 10वीं 11वीं 12वीं के बाद अपने महंगे कपड़ों के लिए, मतलब उस समय के हिसाब से महंगे, कभी अपने पिताजी के ऊपर कभी वो डाला। मुझे जीन्स, अच्छी जीन्स पहनने का, अच्छे शूज पहनने का बड़ा शौक था। तो वो मैं जब ट्यूशन पढ़ाता था, कुछ काम करता था, तो मैं उससे ले लेता था। अपने पिताजी के ऊपर मैंने बोझ नहीं डाला। तो इस तरह की चीजें, इस तरह का संघर्ष जिंदगी में किया। तो वो सब चीजें थी। तो इतना पैसा नहीं था कि हमें ट्यूशन पढ़ाए मेरे पिताजी, एक्स्ट्रा क्लास करवाएं। तो जो सामने था उसी हिसाब से मैंने अपने संघर्ष करते हुए जिंदगी जो है वो यहाँ तक हम लोग आ गए। जब आप पत्रकार बने ग्रेजुएशन करने के बाद, तो आपके पिताजी को कैसा लगा कि मतलब उन्होंने क्या, उनका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? जाहिर सी बात है, परिवार में ये रिकॉर्ड हो रहा है? अच्छा। परिवार में सबको खुशी हुई, और खास करके मुझे ये तो है कि भाई जब नौकरी लग गई, और तब मेरे पिताजी को लगा कि हाँ भाई ये तो बड़ा मतलब मुझे नौकरी भी ऐसी मिली थी कि मैं इंटरव्यू देने गया था। उस समय मोबाइल नहीं होते थे। जिस अखबार में इंटरव्यू देने गया, वहाँ के संपादक ने मेरा काम देखा और बोला कि तुम मुझे उनको असाइनमेंट दे दी। तो मैं सुबह इंटरव्यू देने गया था 11 बजे, और मैं शाम को 9-10 बजे घर पहुंचा हूँ, क्योंकि मेरी नौकरी शुरू हो गई थी। तो मेरे परिवार वाले परेशान थे कि मैं कहाँ गया, मेरा फ़ोन भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। तो मैंने बताया मेरी नौकरी लग गई, मैंने नौकरी शुरू कर दी। तो उनको बड़ा अच्छा लगा कि भाई चलो। और सबसे ज़्यादा खुशी तब हुई जब मेरी मेरी माँ जो है, वो थोड़ा बचपन से मुझे निकम्मा समझती थी। उनको लगता था कुछ नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं वास्तव में खेल कूद में, हम लोग पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते थे, और वो दौर था जब लोगों को ये लगता था कि भाई पढ़ के ही अच्छा बना जा सकता है। मतलब आप डॉक्टर इंजीनियर बनो, कुछ और इस तरह की, उस तरह की पढ़ाई हम करते नहीं थे। हम लोग मैं खेल खेलता था, ड्रामा करता था, दिन भर जो है इधर उधर घूमना फिरना दोस्तों के साथ। तो मैं पॉलिश अच्छी करता था जूतों पे। तो मेरी माँ अक्सर कहती थी कि ये बड़ा होकर मोची बनेगा, बूट पॉलिश अच्छे कर सकता और जो कुछ नहीं आता। तो जब मैं टेलीविजन पे आने लगा, मैंने एंकरिंग शुरू करी। उसके बाद जब मैं अपने गांव गया बनारस में, तो वहां पर जब गांव के लोग जुट गए मुझे देखने के लिए कि अरे ये टीवी पे आते हैं, और लोग मुझे छू के देखने लगे, तब मेरी माँ को उस दिन महसूस हुआ कि अरे मेरा बेटा जो है वो कुछ बन गया। तो अच्छा लगता है सबको ये सब चीजें देख कर। अच्छा सर, जैसे कि जिस टाइप की आप पत्रकारिता करते हैं, निर्भीक होके, किसी के दबाव में नहीं आना, जो जो फैक्ट है, क्योंकि मैंने आपके और 3-4 सेशन और देखे हैं जहाँ जहाँ आप रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे वीडियो आई हैं, जिस टाइप की आप पत्रकारिता करते हैं, कभी ऐसा किसी का की तरफ से कॉल आया है कि धमकी भरा कि अशोक आप आइए पत्रकारिता मत करो, हमारे बारे में ऐसा मत बोलो, हम तुम्हारे साथ कुछ कर देंगे, कुछ इस टाइप का कभी कॉल आया आपको इतने टाइम करियर? कई बार हुआ ऐसा, एक बार नहीं कई बार हुआ। ट्विटर पे तो सोशल मीडिया पे आए दिन धमकियां मिलती रहती हैं। अभी हाल में यूपी चुनाव में अरुण राजभर जो उनकी पार्टी है, जो अपने राजभर जो है उनकी पार्टी, तो अरुण राजभर ने मुझे ट्विटर पे धमकी दे दी कि तुम्हारी पिटाई होगी, ये वो करके इस तरह की धमकी उन्होंने दे दी। बीच में खालिस्तानियों की ओर से मुझे सोशल मीडिया पे धमकी दी गई। कुछ एक इस तरह की धमकियां मिलना बड़ी बड़ी कॉमन सी बात है। कई बार राजनीतिक प्रवक्ता जो है धमकी दे देते हैं। एक नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक प्रवक्ता ने, एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता ने ये कहा कि जिस दिन हमारी सरकार आएगी तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। तो इस तरह की धमकियां तो ये पार्ट ऑफ द गेम है मुझे लगता है। तो बाकी है कि मुझे लगता है कि जो जिंदगी है वो ऊपर वाले ने दी है। डरना नहीं चाहिए, जो ऊपर वाला चाहेगा तभी होगा, क्योंकि मैंने मौत को भी 1-2 बार बहुत करीब से देख लिया।
तो इसलिए अब वो लगता नहीं कि मतलब कोई कहे, हाँ डर तो सबको लगता है, क्यों नहीं लगता, मुझे भी लगता है। लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा तब तक कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो धमकी में किसी कोई दे, उससे थोड़ा डरना नहीं चाहिए। धमकी देने वाला कोशिश करे, जब अगर कोई धमकी दे तो सावधान होना चाहिए। बीच में मैं काफ़ी कश्मीर को लेकर एक्टिव था, और उस समय कुछ ऐसे चीज़ें हुई कि हमारे बॉस ने मुझे बुलाकर बोला कि तुम देर रात को निकलते हो तो अपना रूट बदल बदल के जाया करो, क्योंकि उनके पास कुछ इनपुट थे शायद कि मतलब वो लोग टारगेट करना चाहते हैं। कश्मीर में मैं कई बार गया, वहाँ पर मुझे रिपोर्टिंग के दौरान और वैसे जो है कई बार थ्रेट वहाँ पर सामने आए, कई बार थ्रेट दिए गए, लेकिन ईश्वर की कृपा रही, जो मैं काम कर रहा हूँ करता रहा। अच्छा सर, आपने बोला कि धमकी मिलती रहती है और आप एक बार किडनैप भी हो गए थे, तो वो एक्सीडेंट थोड़ा बताइए, कैसे किडनैप हुए थे, क्या मंसूबा था उन लोगों का? वो मंसूबा मैं आज तक और जान नहीं, कब किडनैप हुए थे? वो मंसूबा मैं आज तक नहीं जान पाया। 2011 की बात है जब मुझे किडनैप किया गया था। मुझे ऐसा लगता है जो जिस तरह से पूरा इंसिडेंट हुआ, क्योंकि करीब 6 घंटे में जो जिन्होंने किडनैप किया उनके साथ था, मैंने उसी समय मौत को बड़े नजदीक से देखा था। तो उनके पास रिवॉल्वर भी थी? उनके पास तीन लोग थे, तीनों के पास हथियार थे। अच्छा। और मुझे पिस्टल लगा के वो ले गए थे, उनकी भारी भारी रिवॉल्वर थी। वो तो जब जंगल में गए तो उन्होंने मुझे रिवॉल्वर दिखाई भी, और मुझे खोल कर दिखाई कि देख, तो अगर सोच रहा था ना कि खाली खाली नहीं है, भरी हुई है, तो गोलियां वोलियां दिखाने लगे। तो मैंने कहा भाई मैं तो मतलब मैं उस समय क्या बोलता। तो जंगल में भी वो लेके गए, और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे शराब पी। जब वो शराब वाला पीनी शुरू की तब मुझे लगा कि अब उसके बाद ये मुझे मार देंगे, क्योंकि मैंने जितना थोड़ा स्टडी किया था कि जब इस तरह के क्रिमिनल शराब पीते हैं उसके बाद ही वो गोली वोली मारते हैं। तो मतलब आपके दिल में उस समय हाँ, उनका शराब पीते हुए देख के हाँ तब सदमा मुझे बैठ गया? हाँ तब मुझे लगा कि अब, क्योंकि उसके पहले उन्होंने मुझे कहा था कि देख तू अगर ये बताएगा तो ठीक है, और नहीं तो फिर हम ये बताएगा तो हम इस रास्ते जाएंगे, तुझे छोड़ देंगे, और अगर तू ऐसे करेगा तो हम तेरे को जहाँ जंगल में ले जाएंगे फिर मार देंगे। और जब मैंने उनको बताया, उन्होंने कहा कि भाई कितने पैसे तेरे फैमिली दे सकती है तुझे छुड़ाने के लिए। मैंने कहा मेरे परिवार को ही पैसा नहीं, उनके पास कोई। तो उन्होंने सडनली गाड़ी जंगल की ओर ली। तो मतलब वो ये था इंडिकेशन कि अब तेरे को मारेंगे। जंगल में जाके उन्होंने शराब पीनी शुरू करी, तब तो मुझे लगा कि अब ये मार देंगे। उस वक्त मुझे लगा कि मेरा अंतिम समय आ गया। लेकिन जैसा मैंने कहा, जब तक भगवान नहीं चाहे, ऊपर वाला नहीं चाहता, कोई। तो यह बात आपने अपने घर पे बताई थी जब आप सबको मालूम, हाँ सबको उस समय मालूम। रिएक्शन क्या था उन लोगों का? नहीं, उस समय रिएक्शन क्या होगा मैं कह नहीं सकता कि जब मैं किडनैप था तब उन लोग क्या सोच रहे हैं। जाहिर सी बात है कि बहुत मुश्किल दौर होता है किसी के लिए भी। और उसके बाद तो मैं जब रात को आया 4-5 बजे, जब मैं वापस आया उसके बाद मुझे होश नहीं। मैं इतना मेंटली और इतना थक गया था कि मैं सो गया। और तब तक सब लोग, दुनिया भर से लोग आ रहे थे मेरा हाल चाल पूछने, लोग फोन कर रहे थे। तो मुझे वो पता नहीं उस समय क्या हुआ, वो लोग क्या बात कर रहे थे, क्योंकि मैं उस समय ऐसी कंडीशन में था कि मुझे लग रहा था कि बस ये वक्त बीते किसी तरह। मतलब सर, उस समय जो जैसा आपने बताया कि आपने 1-2 बार देखा है मौत को, तो मतलब मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस समय एक पत्रकार, क्योंकि आप 2011 की बात बता रहे हैं, एक पत्रकार आपको ये तो सोचे रहोगे कि किस विषय पे आपने ऐसा क्या सोचा होगा बाद में उठने के बाद, कि किस विषय पे मेरे को उठाया गया? नहीं, मैं उस समय ये नहीं सोच पाया। मतलब ईमानदारी से कहूँ तो, क्योंकि वो लोग मेरे से बात कर रहे थे, इधर उधर की बात कर रहे थे, और जब उन्होंने बात की तो मुझे सिर्फ एक बात समझ में आई। जब उन्होंने मेरा परिचय पूछा, मेरा डिटेल पूछा, तो मैंने उनको ये नहीं बताया कि मैं पत्रकार हूँ, क्योंकि मुझे ये लगा कि अगर इनको पता चल गया मैं पत्रकार हूँ, मेरा थोड़ा भी प्रभाव है, तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो मैंने उनसे झूठ बोलना शुरू किया। मैंने उनको कहा कि मैं अखबार, एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करता हूँ, नौकरी करता हूँ एक प्रिंटिंग, क्योंकि उन्होंने प्रेस देख लिया था। अच्छा, आई कार्ड पे? हाँ, आई कार्ड पे देख लिया था वो करके। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आई कार्ड की गाड़ी पे जो लिखा हुआ है। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा मैं प्रिंटिंग प्रेस में काम करता हूँ और मेरी नौकरी है इस तरह से वहाँ पे। तो मैंने उनको ये नहीं बताया कि मैं पत्रकार हूँ। तो पत्रकार तो नहीं बताया, तो ये मुझे नहीं मालूम कि वो, लेकिन मुझे लगता है कि वो लोग रैंसम के लिए वो कोशिश कर रहे थे कि उनको, बाद में बड़ी लंबी कहानी है, कुछ चीज़ें ऐसी होती गई, क्योंकि मुझे ऐसा लगा उनकी, जो हम लोग जब साथ में थे तो मुझे लगा कि वो मुझे किसी और गैंग को शायद देना चाहते थे, जो गैंग रैंसम वसूल। क्योंकि मैंने बाद में, मुझे पुलिस वालों से ही पता चला कि होता क्या है कि ये जैसे ये 3 क्रिमिनल थे,
इनका छोटा गैंग था, तो इन्होंने ये उठाते हैं लोगों को, उसके बाद वो किसी बड़े गैंग को बेच मतलब एक देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम हाँ, बड़े बैंक को बेच देते हैं कि भाई 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए हमें दो, उसके बाद तुम इस व्यक्ति से 25 लाख लो, 30 लाख लो, 50 लाख लो, तुम्हारे। क्योंकि इनको जो है, क्योंकि जो 25-30 लाख लेने वाला गैंग होता है उसके पास जगह होती है छुपने की, बाकी तो इस तरह का वो चीजें, मुझे लगा कि वो सब मामला था, लेकिन वो हुआ नहीं। और उसके बाद अल्टीमेटली जो है उन्होंने मुझे छोड़ दिया, क्योंकि मैं मानता हूँ कि भगवान उस दिन मेरे साथ था, और पता नहीं कहाँ से भगवान ने उनको क्या बुद्धि दी, मुझे क्या शक्ति दी और धैर्य दिया कि मैं उनसे बात करता रहा, उनको मैं बातों में उलझाता रहा, उनकी बातों का जवाब देता रहा। ये सब चीजें हुई, और उसके बाद जो है मैं सुरक्षित बच गया। अच्छा सर, आपने एक डीडी न्यूज में एक शो शुरू किया, दो तो इससे पहले कोई शो नहीं आता था, क्योंकि इसे एक बुलेटिन आती थी, कोई डिबेट शो नहीं। तो उसकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? आपने दो तो कैसे एक रेवोल्यूशन लाया, एक नया दौर लाया डीडी न्यूज में? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। दो टूक जो मेरा प्रोग्राम है वो डीडी न्यूज में एक नए दौर की शुरुआत है जी। ये तब हुआ जब जेएनयू में, आपको याद होगा 2016 में जब जेएनयू में नारे लगे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उस वक्त मुझे बड़ा खराब लगा। और मैंने देखा कि कई पॉलिटिकल पार्टियां वहां पर जो नारा लगा रहे थे उनके बचाव में पहुंच गई। ये लोग भारत को तोड़ने का नारा लगा रहे थे, और दूसरा एक आतंकी अफजल गुरु की बरसी मना रहे थे जी। तो मुझे लगा इस देश में लोग आतंकवाद को भी कैसे ट्रीट करते हैं, इस देश में लोग कैसे जो है भारत के टुकड़े होने की बात कर सकते हैं, और राजनीतिक नेता उनका समर्थन कर देते हैं। तो मुझे लगा कि इन लोगों को एक्सपोज करने के लिए इनको एक मंच पे बुलाकर इनको एक्सपोज करना चाहिए, पूछना चाहिए ऐसे क्यों कर रहे हो। तो उस वक्त सूचना और प्रसारण मंत्री जो है वो अरुण जेटली थे। मैं उनके पास गया, मैंने उनसे कहा कि सर मुझे लगता है कि हमको एक शो करना चाहिए जिसमें हम डिबेट करें विपक्ष को। और मैंने कहा कि इससे पहले होता क्या था, दूरदर्शन पे विपक्ष को बुलाने की परंपरा नहीं थी, सिर्फ चुनाव के दौरान पे बुलाया जाता था, विपक्ष को नहीं बुलाते थे डीडी न्यूज पर। तो मैंने कहा कि भाई विपक्ष को आप बुलाएंगे, उनको मंच देंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी भी बनेगी, और दूसरी बात ये भी बड़ा जरूरी है कि ऐसी चीजों को एक्सपोज किया जाए। तो उन्होंने पूछा जेटली जी ने कि आपका क्या कहना है। मैंने बोला मैं एक डिबेट शो करना चाहता हूँ, इस तरह से हम करेंगे। उन्होंने बोला ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जेटली जी को भी खुले विचारों के व्यक्ति थे और अलग तरह के व्यक्ति थे, तो उन्होंने ये अनुमति दी। और उसके बाद जो है दो टूक हमने शुरू किया, और एक दूरदर्शन में एक तरह की क्रांति थी। इससे पहले मैं फिर कह रहा हूँ नहीं होता था। अब हम ऐसे 2-3 शो कर रहे हैं जहाँ विपक्ष को बुलाते हैं, सत्ता पक्ष को बुलाते हैं, डिबेट करते हैं। तो ये एक नई चीज डीडी न्यूज में हुई, और कह सकते हैं कि इसका पूरा श्रेय जो है वो दो टूक को जाता है। अच्छा सर, इससे पहले मैं देखता हूँ कि आप सरकारी चैनल है डीडी न्यूज, लोगों का कहना रहता है कि जितने भी न्यूज चैनल डीडी न्यूज में काम करते हैं सब गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं। बट आपके केस में थोड़ा सा अलग है कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड न्यूज एंकर हैं। तो आपकी जॉब को लेकर हमेशा भ्रम रहता है कि जब भी कोई नया होता है, खुद मेरे घर में भी जब मैंने अपने बड़े भाई को बताया था कि मैं अशोक श्रीवास्तव जी का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा था कि वो तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो मतलब सरकारी चैनल में भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो लॉन्ग टाइम के लिए एंकरिंग किया जा सकता है। पहली बात तो अमर ऐसा है कि अगर टेक्निकली आप तकनीकी रूप से देखेंगे तो दूरदर्शन सरकार का चैनल नहीं है आज की तारीख में, क्योंकि हमें गवर्न करती है प्रसार भारती। प्रसार भारती एक स्वायत्त संस्था, वो हमें गवर्न करती है। ठीक है कि हमें पैसे आज भी सरकार से आईएमपी मिनिस्ट्री से आते हैं, तो वो एक अलग विषय है। और मंत्रालय से संबंध जो है वो एक ऐसा विषय है जिस पर बड़े समय से विवाद चलता रहता है। तो एक तो हम प्रसार भारती, दूसरी बात ये है कि डीडी न्यूज जो है चैनल जो है उसमें जितने लोग हैं, जितने मतलब जाहिर सी बात है उसमें कुछ इंफॉर्मेशन सर्विस के लोग हैं जो टॉप पे मैनेजमेंट देखते हैं, लेकिन नीचे जो पत्रकारिता कर रहे हैं वो सभी कॉन्ट्रैक्ट बेस है। कोई सरकारी मुलाजिम नहीं है। लोग हमको समझते हैं कि हमारी सरकारी नौकरी है और हमें तो बड़े मजे हैं सरकारी, ऐसा कुछ नहीं होता। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं। पूरा डीडी न्यूज यहाँ पर आप जितने मेरे साथी सहयोगी हैं वो सब कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट पे आने का मतलब है कि हर साल हमारा असेसमेंट होता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, खराब काम कर रहे हैं। अगर अच्छा काम कर रहे हो तो आप बने रह सकते हैं, खराब काम कर रहे हैं तो आपको टाटा बाय बाय किया जा सकता है। किसी भी वक्त हमको हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में परमानेंट एम्प्लॉई है,
तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक हम अच्छा काम कर रहे हैं तब तक कोई क्यों निकालेगा। तो अच्छा काम हमको करना है, बढ़िया काम करना है, और मैंने ईमानदारी से हमेशा काम करने की कोशिश की है। ये ज़रूर है कि सरकारें बदलती हैं तब समस्याएं आती हैं, ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें अक्सर होती हैं, कई लोगों के साथ हो चुकी हैं। लेकिन मैं आपको एक बार फिर बताऊं कि 2014 के बाद, उससे उससे पहले तो मैंने देखा, 2014 से पहले कि सरकार मंत्री वो लोगों को हटा देते थे, ये करते थे। 2014 के बाद मैंने वैचारिक रूप से किसी को डीडी न्यूज़ से निकलते हुए निकालते हुए नहीं देखा। ये एक बड़ी बात है, ये लोगों को समझना चाहिए। जो लोग आरोप लगाते हैं डीडी न्यूज़ पर, दूरदर्शन पर, जो लोग आरोप लगाते हैं नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार। अच्छा सर, आप जैसा बता रहे हैं कि नहीं निकालते, जब डीडी न्यूज़ शुरू हुआ था, क्योंकि अभी तो हम टेलीप्रॉम्प्टर पे देखते हैं कि एंकर्स न्यूज़ पढ़ते हैं, तो उस दौरान क्या आपने भी कभी टेलीप्रॉम्प्टर का यूज़ किया? क्योंकि आपके पास इतना विषय है, आपके पास इतनी नॉलेज है, मुझे नहीं लगता कि आपको कभी टेलीप्रॉम्प्टर की ज़रूरत पड़ती होगी। तो शुरुआत में आपको भी टेलीप्रॉम्प्टर की ज़रूरत पड़ती थी जब आप एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एज एंकर काम करते शुरू किया था तो? देखिए, टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत न्यूज़ पढ़ते हुए होती है, क्योंकि न्यूज़ में 50 आइटम होते हैं, है ना। और 50 आइटम में क्या है, और ऊपर से दूसरी बात ये कि जब आप न्यूज़ पढ़ रहे हो उस वक्त कुछ आ गया तो आपको कम्युनिकेट कैसे होगा, तो उसके लिए अगेन आपको तो टेलीप्रॉम्प्टर न्यूज़ के लिए ज़रूरत होती है। लेकिन प्रोग्राम के लिए जब आप प्रोग्राम जाते हो, जब आप लाइव जाते हो किसी इवेंट में, उसमें टेलीप्रॉम्प्टर की कोई ज़रूरत नहीं होती। और मुझे याद नहीं कि मैंने पिछले 7-8 सालों में कभी भी टेलीप्रॉम्प्टर यूज़ किया, ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैं प्रोग्राम करता हूँ और प्रोग्राम में मैं टेलीप्रॉम्प्टर यूज़ नहीं करता, क्योंकि वो आप रिसर्च करते हैं, रिसर्च करके पॉइंट्स बनाते हैं, तो उस हिसाब से मुझे टेलीप्रॉम्प्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। कई बार मेहमान आते हैं स्टूडियो में, तो कई बार वो देखते हैं तो उनको हैरानी होती है, कहते हैं आप टेलीप्रॉम्प्टर इस्तेमाल नहीं करते, हम फलाना चैनल में जाते हैं वहाँ तो लोग टेलीप्रॉम्प्टर इस्तेमाल करते हैं। तो अपनी अपनी चॉइस है। मुझे लगता है कि जब जो विषय मैं डिबेट करने जा रहा हूँ, जिस विषय पे मैं बात करने जा रहा हूँ, उस विषय पर अगर मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं है, रिसर्च नहीं की, तो फिर फायदा क्या। और अगर मैं 1 घंटे के लिए विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर बोल नहीं सकता, अपने विषय पे नहीं बोल सकता, तो मुझे लगता है मैं एंकर की बात करूँ, तो उसकी जरूरत कभी मुझे महसूस नहीं। अच्छा सर, एक पत्रकार की नज़रिए से और एक ह्यूमन ह्यूमन नज़रिए से, आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी आ रही है, हर दिन एक नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, उसके विषय में आपको क्या मतलब, आपका क्या नज़रिया है कि आगे आने वाला दौर कैसा होगा? क्योंकि आपने विदाउट मोबाइल का ज़माना देखा, फिर नोकिया के जो 1233 मोबाइल आते थे, फिर अब टच स्क्रीन आ गए, अब तो सुनने में आ रहा है कि कुछ सालों में शीशे वाला फ़ोन आने वाला है। तो टेक्नोलॉजी के बारे में आपका क्या क्या मतलब, क्या समझ है, कितना आगे देखते हैं इससे? मुझे टेक्नोलॉजी की समझ कम है, मैं जरा पुराने दौर का पत्रकार हूँ। टेक्नोलॉजी तो मैं आज भी जो है, यहाँ पर बड़े सारे सिस्टम जो होते हैं, मैं उन सिस्टम को चला नहीं पाता हूँ। मुझे अगर कोई कह दे कि आप अपना टेलीकॉम आप जाके लिख लो, उसको आप पब्लिश कर दो, तो मैं आज भी मैं वो सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकता टेक्नोलॉजी से मुझे। लेकिन नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना बड़ा ज़रूरी होता है, और जो ज़रूरत है वहाँ अडॉप्ट हम करते भी हैं, थोड़ा थोड़ा सीख के करते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। मोबाइल को ले लीजिए आप जो कह रहे हैं, तो टेलीविज़न में भी और मीडिया में भी बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी जो है बदलने वाली है। तो ये तो है, टेक्नोलॉजी के साथ आपको आज चलना पड़ेगा, नहीं चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा सा अनाड़ी हूँ। मैं धीरे धीरे कुछ चीज़ें सीखने की कोशिश करता हूँ किसी दूसरे लोगों से। मेरा पूरा जोर कंटेंट पे ही ज़्यादा रहता है, टेक्नोलॉजी में कम रहता है, लेकिन दौर तो टेक्नोलॉजी का ही है, आप कुछ भी करें। अच्छा सर, टेक्नोलॉजी से का सवाल मेरा इसलिए था क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, क्योंकि आप मीडिया में हैं, आप हर चीज़ विषय में पढ़ते होंगे। जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं नए नए, जैसे कि एक मेरे को भी ले लीजिए क्योंकि मैं भी काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ। जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं, अभी आप शायद उर्फी जावेद का नाम आपने सुना होगा। जिस तरह के लोग सोशल मीडिया पे अपने मतलब लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वो जैसे उर्फी जावेद जैसे लोग, वो तरीका सही है, या जैसा जो सिंपल कंटेंट बना रहा है सोशल मीडिया पे उस टाइप का तरीका सही है? आपकी नज़र में क्या लगता है आपको? देखिए, ऐसा है कि अब उर्फी जावेद पे मैं क्या क्या ही कमेंट करूं, मतलब उर्फी जावेद या
तैमूर, इन सब पे मैं क्या कमेंट करूँ। आज तो तैमूर भी सोशल इन्फ्लुएंसर है। मुझे कई बार समझ भी नहीं आता लोग इनको क्यों देखते हैं, पर पता नहीं शायद दौर ऐसा होगा। मुझे तो याद नहीं कि मैंने तैमूर की कभी कोई खबर पढ़ी हो या कोई खबर देखी हो, या उर्फी जावेद की। मुझे बहुत समय तक पता ही नहीं था उर्फी जावेद, अभी भी मुझे पूरी तरह से नहीं पता कि ये कौन सी बला है। कोई अचानक से कहीं से पॉपअप से आ जाता है, पता चलता है उर्फी जावेद को लेके भी तब पता चल जाता है, लेकिन क्या बला मैं अभी भी नहीं जानता। देखिए, मोबाइल ने और इन सब चीज़ों ने ये सब चीज़ें तो दे ही दी है ना। आज इंटरनेट ने हमको ये सब दे दी है कि कोई भी कंटेंट क्रिएट कर सकता है। अब बेहुदा कंटेंट क्रिएट करने वाले भी हैं, अच्छा कंटेंट क्रिएट करने वाले भी हैं, बेहुदा कंटेंट को देखने वाले भी हैं, अच्छे कंटेंट को देखने वाले भी हैं। लेकिन ये जरूर है बेहुदा कंटेंट को देखने वाले ज़्यादा हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बेहुदा चीज़ें ज़्यादा उसको लोग उठा लेते हैं। तो ऐसा है, लेकिन मुझे लगता है कि होता क्या है कि कई बार चीज़ें, जैसे आपने उर्फी जावेद का ही नाम लिया, मुझे लगता है ये सब थोड़े दिन के मेहमान होते हैं, कुछ दिन के लिए चलते हैं फिर गायब हो जाते हैं। ऐसे बड़े सारे होंगे, आप याद करिए, आज के 15 साल पहले राखी सावंत कितना बड़ा नाम था, बाद में खत्म हो गई राखी सावंत, आज कोई पूछता भी नहीं। आज उर्फी जावेद आ गई, कल को और कोई जावेद आएगी, उससे भी 2 हाथ आगे आएगी, थोड़े दिन के लिए वो चलेगी, फिर उससे भी बड़ी कोई जावेद आ जाएगी। तो ऐसे बड़े सारे होते हैं, पर मुझे लगता है कि आपको बने रहना है तो आपको अच्छा कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा कंटेंट जो है देर तक चलता है। अच्छा सर, अब थोड़ा सा पत्रकारिता से और इन सब थोड़ा सीरियस क्वेश्चन तो थोड़ा सा अलग, कि आप जब फिल्में देखते हैं आज भी या बहुत कम देखता हूँ, आज तो बहुत कम देखता अब तो काम टाइम नहीं रहता होगा। हूँ। जब आप युवा थे, जब आप हमारी एज में थे, स्कूल कॉलेज ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो उस समय आपकी फेवरेट हीरोइन कौन सी हुआ करती थी, या फेवरेट हीरो, या उस समय फेवरेट कौन सी मूवी कितनी बार देखी गई आपने देखा है? मेरे फेवरेट हीरो हीरोइन जब मैं स्कूल कॉलेज में आया, रेखा, माधुरी दीक्षित, अनिल कपूर, ये सब मेरे फेवरेट रहे। लेकिन मेरा ऑल टाइम फेवरेट जो है, अगर मैं कहूँ जिनको मैं पहले भी पसंद करता था, आज भी पसंद करता हूँ, वो देवानंद साहब हैं, धर्मेंद्र हैं, अमिताभ बच्चन साहब हैं। हीरोइन में मुझे जो है सर के चेहरे पे ब्लशिंग आ रही है नाम लेने से पहले। हाँ, हीरोइन में मुझे मधुबाला जी। बहुत पसंद है। मधुबाला जी की फिल्में देखना, हेमा मालिनी, तो उस दौर में तो इन सब की फिल्में मुझे देखना बहुत अच्छा। और मैं जब आपने कहा कि कौन सी फिल्में, मैंने एक फिल्म अगर सबसे ज़्यादा बार देखी, वैसे तो मुझे बहुत सारी फिल्में, जैसे राजेश खन्ना में बहुत फेवरेट रहे, राजेश खन्ना को मैं बहुत पसंद करता था। 70s के दौर में राजेश खन्ना की फिल्में, राजेश खन्ना की कुछ फिल्में, अमर प्रेम, उसके अलावा आपको याद होगी एक आनंद फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन, ऐसी फिल्में मेरी बहुत फेवरेट रही। मतलब एक तरफ आनंद, मिली जैसी फिल्में जो गंभीर फिल्में, अच्छी फिल्में, दूसरी तरफ मुझे चुपके चुपके, चुपके चुपके जितनी बार आती है, गोलमाल जितनी बार आती है मैं उतनी बार देखता हूँ। तो ये फिल्में हैं जो मैं बार बार देखता हूँ, मुझे याद नहीं कितनी बार, लेकिन जब मुझे दिख जाएगी ये फिल्म आ रही है तो मैं जरूर देखता हूँ। लेकिन कुछ गंभीर फिल्में भी, जैसे मैंने नाम लिया धर्मेंद्र जी की बहुत फिल्में जो है ऐसी गंभीर फिल्में हैं जिनको मैं बार बार देखना पसंद करता हूँ, बंदिनी जैसी फिल्में, तो वो ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं। अब तो जो फिल्में बनती हैं उनमें आधी से ज़्यादा कचरा होती हैं, तो उसको सिर्फ 10-15 मिनट झेल लो तो उतना बहुत है। तो आज भी मुझे पुरानी फिल्में देखना पसंद है ज़्यादा। तो अभी मतलब इन 10 सालों में आपने कोई लेटेस्ट मूवी देखी हो जो आज की लेटेस्ट जनरेशन? मूवी मैंने इन 10 साल में देखी तो शायद कश्मीर फाइल देखी, और एक जॉन इब्राहिम की आई थी मद्रास कैफे, वो मैंने जाके हॉल पे देखी थी। ऐसी 1-2 फिल्में देखी थी, और शायद 1-2 फिल्में कोई और देखी होंगी जिस पे मुझे सर पीटना पड़ा बाद में जाके कि मैंने क्यों देखी। तो इसलिए मुझे ये 2 फिल्में याद मतलब है। मतलब आप कहा जाए तो नॉलेज पर्पज से फिल्में ज्यादा देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, एंटरटेनमेंट पर्पज से मैं देखता हूँ। मैं एंटरटेनमेंट पर्पज से जब देखता हूँ तो जैसे नॉलेज पर्पज नहीं, जैसे कश्मीर फाइल क्योंकि एक क्रांतिकारी फिल्म है इसलिए देखी। मद्रास कैफे जो है बहुत एक कसी हुई फिल्म, और एक राजीव गांधी की जिस तरह से हत्या हुई थी उसको लेकर के वो चीज़ें थी, तो क्योंकि वो एक बड़े इवेंट से जुड़ी चीज़ें थी और अच्छी फिल्में बनी। ऐसा नहीं नॉलेज के हिसाब से, मैं फिल्में टोटली एंटरटेनमेंट के लिए देखता हूँ, इसलिए मैंने कहा चुपके चुपके जब जितनी बार आती है उतनी बार देख लेता हूँ। आज भी मुझे लगता है, हाँ, बीच में एक फिल्म आई थी जो कि अब नहीं बनती अच्छी कॉमेडी फिल्में, बीच में एक फिल्म आई थी अंदाज अपना अपना, आमिर खान और सलमान खान की, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो जितनी बार आती है देख लेते। तो फिल्में मुझे लगता है एंटरटेनमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट की बात है
तो मुझे लगता है कॉमेडी होनी चाहिए, अच्छी कॉमेडी होनी चाहिए, चीप कॉमेडी नहीं। सर आजकल हम सब देखते हैं कि सोशल मीडिया पे हम लोग बहुत एक्टिव रहते हैं, आज के जो हम युवा हैं। पर मैंने जब आपका ट्विटर अकाउंट खंगाला और मैं ये देखना चाह रहा था कि आप कितने एक्टिव रहते हैं, तो आप भी एक्टिव रहते हैं, पर आप बहुत सीरियस मुद्दों पे एक्टिव रहते हैं। तो आज की डेट में जो सोशल मीडिया का दौर है, एक्टिव रहते हैं, युवा एक्टिव हैं, फ्यूचर की प्लानिंग भी सोशल मीडिया पे ही करते रहते हैं, तो उनका उनका उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं उनको यही कहूँगा कि सोशल मीडिया की दुनिया नहीं है, थोड़ा सा सोशल मीडिया के बाहर भी देखना चाहिए। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग आज की तारीख में सोशल मीडिया के लिए जीते हैं। मतलब मैंने क्या खाया वो फेसबुक पे डाल दो, ट्विटर पे डाल दो, हैं, इंस्टा बना दो। मैं फिल्म देखने गया उस पर कर दो, मैंने नई गाड़ी ले ली वो दो, मेरे घर में कोई मौत हो गई वो डाल दो, मैंने नई जीन्स ले ली वो डाल दो, नई जैकेट ले ली वो डाल दो। मुझे ये सब बड़ी बेवकूफ़ी लगती है। मुझे लगता है कि आपकी एक पर्सनल चीज़ है, जगह है, उस पर्सनल चीज़ को सोशल मीडिया पर वो पर्सनल चीज़ पर्सनल लोगों में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। सोशल मीडिया पर आपको आज अगर मेरे को 2-2.5 लाख फॉलो करते हैं तो वो सब मैं उनसे सारी निजी चीज़ें थोड़ी शेयर करने के लिए, उनसे मैं एक ऐसी चीज़ है जो एक इम्पॉर्टेंट इशू हो, मुझे उस पर जाना। तो मुझे थोड़ा ये खराब लगता है कि सोशल मीडिया पे हर चीज़ के लिए लोग सोशल मीडिया पे आ जाते हैं। उनकी अपनी ज़िंदगी है, पर मुझे और होता क्या है ना, इसके कारण बहुत से लोग सोशल मीडिया के लिए जो जीते हैं उनके साथ दिक्कत क्या होती है कि वो परेशान हो जाते हैं। अगर उन्होंने एक अब ट्रैवल करना है उनको, तो वो अगर 15 दिन तक उन्होंने कोई ट्रैवल करते हुए नहीं डाली तो वो परेशान हो जाते हैं। कोई अच्छा खाने की नहीं डाली तो वो बाहर रेस्टोरेंट में सिर्फ इसलिए जाएंगे क्योंकि आज मुझे फेसबुक पे लगाना है कि मैं आज फलाना रेस्टोरेंट गया। मुझे लगता है कि अगर मुझे बाहर खाने का मन होगा तो मैं जाऊंगा, मैं सोशल मीडिया के लिए थोड़ी जाऊंगा। मुझे अगर घूमने का मन है तब मैं जाऊंगा, मुझे सोशल मीडिया के लिए थोड़ी जाऊंगा कि मुझे क्योंकि फेसबुक पोस्ट डालनी है इसलिए मैं जाऊँ, इंस्टाग्राम बनाना, रील बनानी है इसलिए जाऊँ। मुझे ये सब ठीक नहीं लगता। तो सर आपके घर में भी सोशल मीडिया को जो आपके बच्चे तो यूज करते ही होंगे, तो आप उन पे भी ये सब मतलब आप जो आप कह रहे हैं, जाहिर सी बात होगा कि आप घर पे भी अप्लाई करते होंगे, तो कितना अप्लाई हो जाता है ये सब? बहुत थोड़ा, ज्यादा नहीं होता है। कोशिश होती है कि आजकल की पीढ़ी जो है, आजकल की युवा पीढ़ी अपने हिसाब से चलती है जी। हम हमारे जैसे नहीं है कि हमारे पिताजी ने डांटा और हम लोग जो है दुबक गए। आजकल की पीढ़ी अलग तरह की है, तो पूरी तरह से किसी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा जो है सही कंटेंट पे लोग जाएं, वो कोशिश करनी चाहिए। तो सर मैं मेरे पास सवाल खत्म हो चुके हैं, क्योंकि आपके मैंने इतने सवाल पूछे, बस आपका हीरोइनों के ही चेहरे पे जब क्वेश्चन आया था तो स्माइल आई थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया मुझे, मैं इसका आभारी हूँ। और जो हम सब 90s के किड हैं, आज जो भी बड़े हुए हैं दूरदर्शन की बदौलत और आपके बदौलत। मैं स्टार्टिंग में कहा था कि पर्यावाची, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग से देख रहा हूँ दूरदर्शन पे, और भगवान करे आप और 50 साल हमें दूरदर्शन पे ऐसी इंटरटेन करें और ऐसी नॉलेजेबल बातें हमें बताएं क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो आप सबकी फरमाइश थी कि अशोक सर से इंटरव्यू हो और उनका वार्तालाप हो। आज अशोक सर से साक्षात्कार हो गया, मेरा ड्रीम पूरा हो गया सर। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा अमर आपसे मिलकर, और मैं सबसे कहूँगा अमर के चैनल को फॉलो करें, देखें। अमर एक हिम्मती और मेहनती युवा है, और इनके चैनल को जरूर देखें, फॉलो करें, और अमर से गुजारिश रहेगी अच्छा अच्छा कंटेंट बना के देते हैं। बस आपका आशीर्वाद चाहिए सर, वो होता रहेगा। तो आप सबका सहयोग और आशीर्वाद और इस इंटरव्यू को जितना हो सके उतना फैलाइएगा, कि क्योंकि ये सब चीज जो आज की डेट में पत्रकारिता का जो सर स्तर चला गया है, क्योंकि हर कोई निशाना साध देता है। आपके मन में भी ये विचार होगा कि ये पत्रकारिता का ही इंटरव्यू क्यों लेता है। मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरा एक मानना है कि हर चीज को कवर करना चाहिए। आप पूरे समाज को कवर करते हैं, कोई ऐसा बंदा हो जो पूरी मीडिया इंडस्ट्री को कवर करे, तो ये जिम्मा मैंने उठाया है। तो बहुत शुभकामनाएं। आप सबका भी धन्यवाद इस इंटरव्यू को देखने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट करके बताएं कि आपका बेस्ट पार्ट कौन सा था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार। नमस्कार।